अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल। स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि हम ये चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन MCQs के हवाले से अगर देखा जाए या एंट्री टेस्ट में जो MCQs आते हैं उनके हवाले से देखा जाए तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसको इग्नोर करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर नज़र रखते हैं। हालांकि बेसिक चीज़ों को इग्नोर करके आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसकी भी समझ नहीं आती। अगर सेल की बात करें तो सेल में आगे आपको राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के ऑर्गेनेलिज हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेल के बारे में नहीं पता होगा, उसके ऑर्गेनेलिज को आप स्टडी करोगे, उसको याद रखोगे, तो सेल के बारे में नहीं पता होगा तो फिर वो भी याद रखना फजूल है। तो इसलिए आपको बेसिक भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसा कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की अगर बुनियाद मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मजबूत हैं तो फिर आगे भी जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसलिए जो ये वाला लेक्चर है ये MCQs के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जितने भी मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा उस पॉइंट्स को आपने नोट कर लेना है, चाहे आप ये वीडियो देख के आप उसको याद भी रख सकते हैं। तो क्योंकि इसमें ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेल के बारे में बहुत कुछ कहा है और ये कब कहा है, डेट्स वगैरह इसमें ये एंट्री टेस्ट में पूछा जा सकता है। जब हम एंट्री टेस्ट सामने आता है, पेपर सामने आता है, तो ये डेट्स जब सामने आती हैं तो हम बता ही नहीं सकते कि ये इस साइंटिस्ट ने इसके बारे में ये कहा। हम ये कहते हैं कि हमने ये पढ़ा ही नहीं है, हालांकि ये बुक में ही होता है, लेकिन हम उस चीज़ को स्किप करके आगे जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को स्किप किए बगैर आप इन चीज़ों को समझें फिर आगे जाएं। तो हम आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सेल। अब पूरे चैप्टर में हमने सेल को डिस्कस करना है। तो सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। मीन्स क्या, पूरा जो चैप्टर है उसमें हमने सेल को डिस्कस करना है, सेल की स्टडी करना है, सेल का मुताला करना है। तो उस पूरे मुताले को, उस टर्म को हम नाम क्या देते हैं, साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी निकला है लोगस से, मीन्स के स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अच्छा, आज पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि सेल क्या है, सेल के फीचर्स को डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ साइंटिस्ट की सेल के बारे में क्या राय है। इस पूरी वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम सेल को देखें तो सेल क्या चीज़ है, तो सेल, इसके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, मेन जो पॉइंट्स है ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसकी एक साख्त होती है जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये चीज़ है। अगर कोई जानवर है तो उसकी साख्त से हम पहचानते हैं कि ये जानवर है, गाय भैंस, उसकी साख्त से हम पहचानते हैं। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन की एग्जांपल ले लेता हूँ, मेजर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, ह्यूमन की जो साख्त है वो किस से मिलकर बनी हुई है, वो सेल से मिलकर बनी हुई है। इसलिए उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस के स्ट्रक्चर बनाने में भी इसका किरदार है सेल का, इसलिए इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, अब हमने ह्यूमन की एग्जांपल ली हुई है। ह्यूमन में अब हार्ट भी है, स्टमक भी है, लीवर भी है। अब ये सारी चीज़ें किस से मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। अब इनके सेल्स होते हैं, अगर लीवर की बात करें तो लीवर के सेल्स क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हार्ट के सेल्स, कार्डियक सेल्स, ये क्या करते हैं, ये ब्लड को पंप करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इसका काम है, हार्ट के सेल्स का काम है। मींस के इसके पीछे कौन काम कर रहा है, कोई भी ऑर्गन है उसके पीछे कौन काम कर रहा है, सेल काम कर रहा है। इसलिए इसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल का जो पहला पॉइंट है उसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट दोनों कहते हैं। इसलिए सेल की डेफिनेशन क्या होगी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे आओ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है।
क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो अब सेल का भी स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब स्मॉलेस्ट यूनिट मींस कि सेल किससे मिलकर बना हुआ है, एटम मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेलिज मिलकर एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। अब देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लाइफ है, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है। सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि जो एटम है वो लिविंग में भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की बात करें, नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है, लेकिन जो सेल है ये डिफरेंस पैदा करता है किसके दरमियान, नॉन लिविंग और लिविंग के दरमियान। इसलिए सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर जहाँ से स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से स्टार्ट होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जो तमाम लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करती हैं। क्लियर। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर इधर क्यों कहा गया, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की अगर बात करें तो यूनिसेलुलर एक सेल पर मुश्तमिल होता है, मल्टी सेलुलर की बात करें तो बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होता है। अगर रूम, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि रूम जो है उसको हम खड़ा करते हैं ईंटों पे, ईंटें लगा के हम एक रूम बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो ईंटें होती हैं उनको हम कहते हैं सेल, मीन के सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो टॉपिक है उसका है स्लाइंट फीचर्स। स्लाइंट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, वाजे, जो हम बता सकते हैं कि ये सेल्स में मौजूद है, जो वाजे तौर पर हमें नज़र भी आते हैं। फीचर्स, खसूसियात। अब हम बताने लगे हैं सेल्स के जो स्लाइंट फीचर्स हैं वो भी 3 हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला जो फीचर ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बनता है एक 1 or more than 1 सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो वो एक सेल से बनेगा, अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो वो एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनेगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बनता है एक या एक से ज़्यादा सेल से। ये पहली खसूसियात है सेल की। दूसरी खसूसियात ये है कि जो नए सेल बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नए सेल बनते हैं वो किससे रिप्लेस होते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, मींस के जो पहले पाए जाते, जो पहले से मौजूद सेल है उससे ये क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। अगर रेड ब्लड सेल्स की बात करें, वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, प्लेटलेट्स की बात करें, तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, एक नए सेल्स बनते रहते हैं। वो नए सेल्स कैसे बनते हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं उससे नए सेल्स बनते हैं और जो पुराने सेल्स से ये रिप्लेस हो जाते हैं और नए सेल्स बन जाते हैं। क्लियर। ये दूसरी खसूसियात है सेल की। सेल की अगर तीसरी की बात करें तो तीसरा ये है, तीसरा वही जो हमने ऊपर कहा कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मींस कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये स्ट्रक्चर के तौर पे भी काम करता है और फंक्शनल, ये फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो ये फीचर्स भी आपको उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा कि जो मेन टॉपिक है, जो सेल की हिस्ट्री बताती है, इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। इमर्जेंस का मतलब ये है कि सेल कब बनाया गया, मींस कि सेल को कब इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया। क्लियर। इम्प्लीकेशन का मतलब है कि जो चीज़ बन गई है, अब सेल इंट्रोड्यूस हो गया है, उसमें जो चेंजिंग आई, उसमें जो मज़ीद इजाफा किया गया, उसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन। इमर्जेंस मतलब सेल कब बना, सेल को कब इंट्रोड्यूस करवाया, फिर सेल में वक्त के साथ साथ क्या क्या चीज़ों का इजाफा किया गया, उसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन। तो इसलिए सेल थ्योरी की इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो बहुत से साइंटिस्ट ने सेल के बारे में हमें बताया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी ओपिनियन दी। अगर कहा जाए कि अगर फादर ऑफ सेल,
सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया? तो वो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को इंट्रोड्यूस करवाया और सेल के बारे में जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उसके जो रिजल्ट्स थे, उसने वो सारे एक बुक में लिख दिए। उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। अब इसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, ऑब्जर्वेशन इसकी क्या थी, वो भी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने अपनी कौन सी बुक में सेल के बारे में बताया गया, तो उसमें ये आप बता सकते हैं कि माइक्रोग्राफिया उसकी एक बुक है। और कब बताया? 1665 में। आपने डेट्स को याद रखना है लाजमी, और साइंटिस्ट के नाम भी याद रखने। अच्छा, अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो अब देखो, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया प्लांट्स पे। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? सबसे पहला जो पॉइंट है, किस पे एक्सपेरिमेंट किया? प्लांट्स पे। अब प्लांट्स की कौन सी चीज़ पे उसने एक्सपेरिमेंट किया? उसने किया जो बार्क लेयर होती है, जो छाल होती है, किसके इर्द गिर्द? स्टेम के इर्द गिर्द, उस पे एक्सपेरिमेंट किया। एक तो आपने एक बात याद रखनी है, प्लांट्स पे किया, और प्लांट्स की कौन सी चीज़ पे? स्टेम की जो छाल होती है। अब ये देखो, एक स्टेम है, ये स्टेम है, इसके इर्द गिर्द छाल होती है, ये छाल है। क्लियर? आपने देखी होगी कि प्लांट्स को अक्सर आपने देखा होगा कि उसके इर्द गिर्द छाल होती है, वो हम छील भी सकते हैं, वो इसकी छाल होती है। अब उसने ये जो सारा एक्सपेरिमेंट है इस छाल पे किया। अब वो कैसे किया, अभी हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस छाल के अंदर एक टिश्यू होते हैं, उस टिश्यू को हम कहते हैं कॉर्क टिश्यू। क्या कहते हैं? कॉर्क टिश्यू। इसने जो छाल है, इसने छाल अपनी बनाई हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर रखी। किसके अंदर रखी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप जिसकी आंख की तरफ भी लेंस होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट की तरफ भी लेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप का सिर्फ एक लेंस होता है जो आंख की तरफ होता है, और दूसरा हम ग्लास रख के हम उसको क्या करते हैं? ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसको हम आगे ग्लास रख के उसको ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं। अच्छा, उसने जो स्टेम की जो छाल है वो किधर रखी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इधर माइक्रोस्कोप के अंदर रखी। उसने क्या देखा? उसने क्या ऑब्जर्व किया? ये उसने तजर्बा किया, ये इसका एक्सपेरिमेंट है। अब उसने ऑब्जर्व क्या किया? उसने ऑब्जर्व ये किया कि जो छाल है उसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यू किससे मिलकर बने हुए हैं? छोटे छोटे कंपार्टमेंट से, छोटे छोटे कमरों से। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतनी एडवांस तो नहीं थी, इतनी डेवलप्ड माइक्रोस्कोप तो नहीं है जो सेल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है उसको भी बता सके। इसने जितना कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने बताया, उस वक़्त 1665 में इतनी वो एडवांस्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी, तो इसने जितना उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने बताया उसने उतना ऑब्जर्व कर लिया। उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो टिश्यूज़ हैं, कॉर्क टिश्यूज़, वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने हुए हैं। इस तरह ये छोटे छोटे क्या है? कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे कमरों से बने हुए हैं। अच्छा, उसने ये इसको रिजेंबल कर दिया किसके साथ? हनी कॉम्ब के साथ। मकड़ी का जो छत्ता होता है, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, उसके अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। उसने कहा कि बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है। क्लियर? और उस कंपार्टमेंट को क्या नाम दे दिया? सेल का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सेल का नाम दे दिया। इसको नाम क्या दे दिया? सेल का नाम दे दिया। क्लियर? अब ये जो सेल है, उसने कहा कि सेल अंदर से, उसने रिजल्ट क्या निकाला? सेल अंदर से क्या है? एम्प्टी है, खाली है, और उसके इर्द गिर्द क्या है? थिक वॉल। उसके इर्द गिर्द क्या है? दीवारें हैं, और अंदर से सेल क्या है? खाली हैं। उसने कहा, उसने रिजेंबल किसके साथ किया? जैसा कि शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसमें छोटे छोटे आपने देखे होंगे सुराख बने होते हैं और अंदर से खाली होते हैं। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह उसने कहा कि ये जो सेल होते हैं ये अंदर से खाली होते हैं और बाहर उसकी क्या होती हैं? दीवारें होती हैं। इतनी बात क्लियर होगी। ये इसने रॉबर्ट हुक ने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो ऑब्जर्व किया, जो इसका रिजल्ट निकाला, वो ये था। आगे ये काम रुक गया। आगे 140 साल बाद, मीन्स के 1805 में जाके एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लॉरेंस ओकन,
उसने फिर इसके बारे में बताया। उसने इतनी कोई चेंजिंग, इतनी मॉडिफिकेशन तो नहीं की, लेकिन उसने ये बस कहा कि जो सेल्स हैं वो क्या हैं, वेजिकल्स हैं। मतलब जिस तरह उसने कहा रॉबर्ट हुक ने कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, इसी तरह इसने कहा कि लॉरेंस हुक ने कि ये क्या है, छोटी छोटी थैलियाँ हैं। क्या है, छोटी छोटी थैलियाँ हैं। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट आपस में मिलता जुलता है, इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, इसलिए इसको हम इन डिटेल ज़्यादा आगे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आगे हम चलते हैं। 1809 में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था जीन्स बैप्टिस्ट डी लिमार्क। इसने क्या कहा, इसने कोई सेल में कोई चेंजिंग की नहीं, इसने ये कहा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लाइफ है, उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक उसमें ये दो कंडीशंस ना पाई जाएं। अब वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स हैं, क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स, सेलुलर टिश्यू। अब ये पार्ट्स, इधर पार्ट्स लिख लेते हैं। अब उसने कहा कि जो बुनियादी हिस्से हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो बुनियादी हिस्सा है, मीन्स के अगर स्ट्रक्चरल यूनिट की बात हो रही है कि जो बुनियादी हिस्सा है वो क्या होना चाहिए, सेलुलर टिश्यू होना चाहिए। अगर सेलुलर टिश्यू नहीं है तो फिर भी क्या है, लाइफ नहीं है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स तो सेलुलर टिश्यू हैं, लेकिन उसने कहा कि अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें हैं जो बनती हैं वो भी किस से मिलकर बननी चाहिए, सेलुलर टिश्यू से मिलकर बननी चाहिए। अगर वो इससे मिलकर नहीं बनती फिर भी लाइफ इम्पॉसिबल है, लाइफ नहीं है। तो दूसरा उसका पॉइंट ये है कि जितनी भी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनती हैं वो किस से मिलकर बनती हैं, सेलुलर टिश्यू से मिलकर बनती है। ये उसका कॉन्सेप्ट है। जब ये हम पिछली हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, 1809 में उसने ये कहा कि लाइफ उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स हैं, बुनियादी हिस्से हैं, वो सेलुलर टिश्यू ना हो, और उसके अंदर पाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो सेलुलर टिश्यू से ना बने तब तक लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब ये फॉर्म, मतलब अब इधर हो रही है फंक्शनल यूनिट की बात हो रही है, मीन्स के ऑर्गन्स हैं। अब देखो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनती है, ग्लाइकोजन बनता है, ये चीज़ें हमारे बनती हैं। ये कौन बना रहा है, ये सेल्स बना रहे हैं। तो इसका यही कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनने वाली चीज़ें अगर सेलुलर टिश्यू से नहीं बनेगी तो फिर भी लाइफ क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये दो उसने कंडीशंस बताई। क्लियर? आगे हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी। वो कैसे उड़ा दी? 1831 में उसने ये कहा, इसने तो ये कहा रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना और ना इसको आपस में मिस अप करना है, ठीक हो गया। अब इसमें मुकाबला लग गया। इसने कहा कि एम्प्टी है, अंदर से तो खाली है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा? रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि सेल को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, रॉबर्ट हुक ने। अगर कोई कहे कि न्यूक्लियस को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। अब 1831 और उधर है 1665, एक डेढ़ सदी के बाद जाके उसने इंट्रोड्यूस करवाया न्यूक्लियस को। तो उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई थी जिसकी मदद से वो सेल के अंदर वाली जो चीज़ें हैं उसको देख सकते थे। उसने कहा कि सेल के अंदर सेल खाली नहीं है, सेल के अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो जिस इसकी बेस पर जो रॉबर्ट हुक की जो क्या नाम थी, एक्सप्लेनेशन थी इसके बारे में, उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर? अच्छा, इसने बस न्यूक्लियस के बारे में बताया। अच्छा, आगे हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी किसने बताई, किसने इन डिटेल हमें बताया। फिर आगे एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बोटेनिस्ट शेल्डन 1838 में, और दूसरा नाम था जोलॉजिस्ट शेवान 1839। अब जो शेल्डन है ये बोटेनिस्ट है, मीन्स के इसने ये पौधों में एक्सपर्ट था, और जोलॉजिस्ट मीन ये जानवरों में एक्सपर्ट था। अच्छा, इन दोनों ने सेल थ्योरी पेश की। अब इन दोनों की जो थ्योरी थी आपस में मिलती जुलती थी, इस वजह से इन दोनों को क्या कर दिया, इकट्ठा इनको
इकट्ठा नाम लिख के बता दिया कि इन्होंने सेल थ्योरी पेश की। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने पेश की, तो सेल थ्योरी इन दोनों साइंटिस्ट ने पेश की। सेल किसने इंट्रोड्यूस करवाया? रॉबर्ट हुक ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो इन चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट्स आप लिख लो तो बेहतर होगा। अच्छा, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेल है, क्या है, जो सेल है उसके अंदर तीन बेसिक पार्ट्स, तीन बेसिक चीज़ें पाई जाती हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा कि सबसे पहले उसके अंदर न्यूक्लियस, पहली जो बेसिक चीज़ है। दूसरी ये है कि उसने कहा कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म, एक फ्लूइड है, वो पाया जाता है। तीसरी जो उसने जो मेन चीज़ बताई, उसने कहा कि सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं बेसिक, इसको क्यों कहा गया? क्योंकि शेल्डन ने भी यही चीज़ें बताई और शेवान ने भी यही चीज़ें बताई। अब शेल्डन ने एक और चीज़, क्योंकि बोटेनिस्ट था, प्लांट्स के बारे में एक्सपर्ट था, उसने एक और बताया कि इसमें एक और भी पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल का। अब जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है। लेकिन ये जो ऊपर वाली तीन चीज़ें हैं ये प्लांट्स में भी पाई जाती हैं और एनिमल्स में भी पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं थ्री बेसिक पार्ट्स इन सेल। और ये सेल है, क्योंकि सेल वॉल को हमने बेसिक पार्ट क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये एनिमल में नहीं होती और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? प्लांट्स में होती है। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व ये किया, फिर उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस से मिलकर बनते हैं? सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। अब सेल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? सेल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है ऑर्गेनेलिज। मीन्स के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। क्लियर? फिर इसको फिर जो इन्होंने थ्योरी पेश की, फिर उन्होंने ये इम्पोर्टेंस दे दी बायोलॉजी में कि जो सेल थ्योरी है ये फंडामेंटल, ये किसने पेश की? बुनियादी जो सेल थ्योरी है वो किसने पेश की? शेल्डन और शेवान ने इस थ्योरी को पेश किया। फिर यहाँ तक काम रुक नहीं जाता, फिर आगे भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी सेल के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमें इन डिटेल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपने आज क्या सीखा? आपने सेल क्या है, सेल के फीचर्स और मुख्तलिफ साइंटिस्ट की जो राय है, और आपने याद रखना है कि ये जो साइंटिस्ट है और इन्होंने जो डेट्स, जिस डेट पर या जिस ईयर में इन्होंने सेल के बारे में बताया, ये याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की बखूबी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।